टू मीट दी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी कंपनी कह सकते हैं हम, ठीक है। और ये ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं विच आर इशूड प्राइस लेस देन पार वैल्यू एंड रिडीम एट पार वैल्यू। हमने बोला था ना, ये इशू होंगे लेस देन पार वैल्यू से, पर रिडीम होंगे पार वैल्यू पे। मीन्स अगर मैंने 25,000 लेने हैं तो मुझे 23,000 कुछ रुपीस देने पड़ेंगे और मुझे 25,000 मिल जाएंगे जब लेने की बारी आएगी। तो जो डिफरेंस होता है उसे आप क्या कहते हो, इंटरेस्ट पेड मान लेते हो। तो ट्रेजरी बिल के बारे में आप 3-4 लाइंस लिख सकते हो, ठीक है ना। नेम दी सेगमेंट्स पूछे हैं इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, वो हमारा टॉपिक नहीं है, इसको छोड़ देना, हमारा ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कर चुका है। फिर है स्टेट 2 रीजंस, ठीक है। वाई इन्वेस्टिंग पब्लिक कैन एक्सपेक्ट अ सेफ एंड फेयर डील। तो फंक्शंस बताने हैं इसमें स्टॉक एक्सचेंज के। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन वाला फंक्शन है ना, वो आपने इसमें बता देना है। सेफ्टी वाला था, लिक्विडिटी वाला था, स्पेकुलेशन वाला था, काफी पॉइंट्स हैं, पढ़ लेना उसमें तो आपको वो मिल जाएंगे। What is a common name of beneficial owner? क्या नाम था बेनिफिशियल ऑनर को? डिपॉजिटरी भी कहते थे हम, है ना, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी कहते थे हम उसे। नेम 2 डिटेल्स दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड बाय द इन्वेस्टर टू द ब्रोकर बाय फिलिंग अ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कोई भी 2 बातें बताओ। जब भी आपका वो अकाउंट खुलवाएगा तो आपसे क्या मंगवा रहा था? पैन नंबर था, नेम एड्रेस था, याद है, इनकम थी, काफी चीजें थी उसमें हमने पढ़ी थी। तो वो सारी आपने इसमें बता देनी है, वो सारी चीजें आपसे वो मंगवाते हैं। जी याद है क्या था? ब्रोकर आपसे मंगवाता है ना ये सारी चीजें, है याद है? आप ऐसे ही यस मैम। हाँ, पैन नंबर था, एड्रेस था, क्या था, क्वालिफिकेशन थी, बैंक की डिटेल्स, एड्रेस। हाँ ये सारा बता देना। फिर है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पता ही है आपको, 3-4 फंक्शंस हमने लिखवाए हैं। लिक्विडिटी, प्रोवाइड लिक्विडिटी करता है, प्राइस की डिस्कवरी करता है, मोबिलाइज सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में करता है, ये सारे हमने पॉइंट्स पढ़े हुए हैं। मनी मार्केट इज एसेंशियल मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, इसे डिस्कस करिए। शॉर्ट टाइप आंसर्स है, मतलब 3 मार्क्स में आ सकता है कि मनी मार्केट इज एसेंशियली अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट ही है कि मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ शॉर्ट टर्म फंड्स हमारे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनकी मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है? लेस देन 1 ईयर होता है, और ये हमारी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। फिर आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन मनी एंड कैपिटल मार्केट, ये तो हमने अभी किया है, डिफरेंस किया हुआ है, कोई ऐसा है नहीं इतना बड़ा चौड़ा डिफरेंस, ठीक है ना। मतलब हमने इसके सारे पॉइंट्स किए थे डिफरेंस के। फटाफट से एक बार बता देती हूँ, मनी और कैपिटल मार्केट में क्या क्या डिफरेंस था। पहला पॉइंट था ड्यूरेशन का, उनका लेस देन 1 ईयर है, उसका मोर देन 1 ईयर है, ठीक है। इस ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए। वो फंड्स को क्रिएट करता है, वो फंड्स को एक्सचेंज करता है। इनके पार्टिसिपेंट थे आरबीआई, नॉन बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स हमने पढ़े थे, और उसमें कोई भी सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती है। और उसमें टाइप्स बता सकते हो, एक मनी मार्केट के 5, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ऐसे ऐसे नाम है ना, कॉल मनी, और उसमें इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स। इतने इजी से है, मतलब आप बैठे बैठे अभी बना सकते हो। रिटर्न्स की बात करें तो मनी मार्केट में लेस रेट ऑफ रिटर्न्स मिलते हैं, जबकि कैपिटल मार्केट में हायर रिटर्न मिलते हैं। और इन्वेस्टमेंट की बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट में आपको लगता है कि ये शॉर्ट टर्म है तो सब कुछ शॉर्ट टर्म ही होगा, जबकि मनी मार्केट रिक्वायर्स लार्ज इन्वेस्टमेंट, और जबकि कैपिटल मार्केट में लेस इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके मल्टीपल्स ऑफ 10, 20, 50 में होते हैं, और इनके 25,000, 50,000, 5 लाख ऐसे होते हैं। तो थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान रखना है डिफरेंस में। इन्वेस्टमेंट के केस में मनी मार्केट में ज्यादा पैसा लगता है। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, वही है अभी हमने सारे फंक्शंस किए हैं।
सेफ्टी देता है, प्राइसिंग करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है, इक्विटी कल्ट एक पॉइंट किया था, मतलब नॉलेज भी देता है स्टॉक एक्सचेंज। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। सेबी के क्या ऑब्जेक्ट है कि जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज है उनको रेगुलेट करें, कोई भी माल प्रैक्टिसेस है उनको प्रिवेंट करें, कोड ऑफ कंडक्ट को लगाएं, ठीक है, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें, उनको गाइड करें, उनको एजुकेट करें रिगार्डिंग दी सिक्योरिटीज। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएससी, ये हमारा टॉपिक नहीं है एनएससी का, इसको छोड़ देंगे। नेम द डॉक्यूमेंट which is prepared in the process of online trading of securities legally enforceable in case of claim हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट वाला था ना एक पॉइंट, याद होगा आपको, जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट नोट याद है, कॉन्ट्रैक्ट नोट एक डॉक्यूमेंट था, एक लीगल डॉक्यूमेंट। ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, नेम द डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर होता है जब ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है और वो लीगली एनफोर्सेबल है। अगर कल को हमारा डिस्प्यूट हो जाए, ब्रोकर कहे हमने तो दिलवाए थे और इन्वेस्टर कहे नहीं दिलवाए थे, या कुछ भी ऐसी दिक्कत आ जाए आपस में, इनकी लड़ाई हो जाए, तो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, इसको याद रखना है। जब हमने वो प्रोसेस किया था ना, उसमें 4th पॉइंट था एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, उसमें था ये कॉन्ट्रैक्ट नोट के बारे में लिखना है। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है विच इज यूज्ड टू सेटल द डिस्प्यूट्स और या कोई क्लेम्स बिटवीन ब्रोकर और इन्वेस्टर्स के लिए। कोई भी लीगल अगर इनका हो जाता है ना, लड़ाई हो जाती है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसमें ये हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है ये। क्लियर। अब इसके अलावा आपको देखो जो है इस चैप्टर में एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको भेज भी दूंगी उनकी पिक्चर्स, आप वो सारे पढ़ लेना ताकि आपको हेल्प हो जाएगी। अब इसमें जो क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं 1 मार्क के, वो डिस्टर्ब ज्यादा करते हैं। देखो बड़ा क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंस पे है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, प्राइमरी मार्केट्स की मेथड ऑफ रोटेशन है, या सेबी के फंक्शंस है, ये तो सीधे सीधे क्वेश्चंस है, कर ही लेते हो। छोटे छोटे जो क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो हमें परेशान करते हैं, वो हमें नहीं सॉल्व हो पाते। जैसे आ जाता है नेम द 2 पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट हमने पढ़े हुए हैं, इन्होंने 2 नेम्स पूछे 1 मार्क में, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, ठीक है, इनके नेम दे देना। फिर है मेच्योरिटी पीरियड बताओ ट्रेजरी बिल का। अब ट्रेजरी बिल अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी ट्रेजरी बिल पढ़ा, तो इसका मेच्योरिटी पीरियड क्या है, देखो होगा तो 1 साल से नीचे नीचे डेज बताने होते हैं, डेज लिखवाए थे मैंने आपको, 91 to 364 डेज का होता है। ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल मार्केट क्या होती है, मोर देन 1 ईयर होती है कैपिटल मार्केट की ड्यूरेशन। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डज NIM स्टैंड फॉर। NIM, N मतलब न्यू, I मतलब इशू, M मतलब मार्केट, मतलब न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट मतलब प्राइमरी मार्केट की बात हो रही है, तो इस टाइप का भी आ जाता है। फुल फॉर्म आ जाती है कई बार, फुल फॉर्म ऑफ IPO बताइए। IPO क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। FPO भी आ जाता है, फर्दर पब्लिक ऑफर, इनिशियल और फर्दर पब्लिक ऑफर। इसमें अलावा इसमें क्वेश्चन आ जाता है नेम द डिपॉजिटरी वर्किंग इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में कौन कौन से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जो काम करते हैं। हमने 2 नाम पढ़े थे अगर याद होगा तो, NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और एक CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो ये याद रखने हैं दोनों नाम। नेम द डिपॉजिटरी वर्किंग इन इंडिया, ये इंडिया के हैं दोनों, नेशनल और सेंट्रल लेवल के हैं। हमने इनके अंदर भी बताए थे आपको, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो सब वर्क करते हैं। Which market instrument is issued by RBI on behalf of Government of India? बताइए कौन सा मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मार्केट इंस्ट्रूमेंट पूछा तो पता हो ये मनी है या कैपिटल है, तो मनी होगा, इंस्ट्रूमेंट्स हमने उसी के लिखे हैं। अब बताइए कौन सा है जिसने आरबीआई ने इशू किया था ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। पहला ही था ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल का आपने कई बार लिखवा दिया। फिर आ जाता है इन विच ईयर सेबी वाज एस्टैब्लिश। बताइए सेबी कब एस्टैब्लिश हुआ था, ये अभी हमारे उससे लिखा हुआ है,
देखो सेबी एस्टेब्लिश 1988 में हुआ था, पर बाद में उसको जो एक्ट देके किया गया वो 1992 किया गया। तो अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपने 1992 लिखना है, इसको नोट डाउन कर लो। तो कभी पूछे सेबी कब एस्टेब्लिश हुआ था तो वो नया वाला ही बताना है, हमने 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। कौन सा अकाउंट है विच इन्वेस्टर कैन बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज? कल इतना बड़ा पैराग्राफ आया था, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा सेंसस जो है 50,000 अबव हो गया। मतलब जिन्होंने भी शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ था उनको काफी प्रॉफिट्स आए हैं। कल पूरा एक न्यूज़पेपर, परसों बड़ा था और कल पूरा एक न्यूज़पेपर आई थिंक कल या परसों का ही था, पूरा सेंसस और इससे रिलेटेड पड़ा हुआ था। और मैं याद कर रही थी कि मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, अगर उन्होंने आज न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उनको वो बातें याद आएंगी। उसमें डीमैट अकाउंट ये सारी बातें लिखी हुई थी। तो डीमैट अकाउंट खोला जाता है, उसमें ये बताया था चंडीगढ़ के हर 10वां जो पर्सन है मतलब वो उसने शेयर मार्केट में डील कर रखा है। मतलब यहाँ चंडीगढ़ में बहुत लोग हैं जो शेयर्स में सेल परचेज करते हैं और डीमैट अकाउंट उन्होंने खोला हुआ है। आप लगा लो चंडीगढ़ की जितनी पॉपुलेशन है उनमें से 1/10, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नेम द प्रोसेस थ्रू विच ऑनलाइन ट्रेडिंग वॉज चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। बताइए वो कौन सा प्रोसेस था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कर दिया गया? डीम्यूचुअलाइजेशन, ये मैंने सारी डेफिनेशंस बताई है। डीम्यूचुअलाइजेशन प्रोसेस है जहाँ ऑफलाइन ट्रेडिंग को हमने बदल के अब इलेक्ट्रॉनिक में कर दिया गया, सारा इलेक्ट्रॉनिक वे में हमारा सारा आ जाता है। ठीक है, देखो सिंपल क्वेश्चंस आए तब तो आप कर ही लोगे, सीधे सीधे हो। स्टेट द प्रोटेक्टिव फंक्शन या डिफरेंस बिटवीन मनी एंड कैपिटल मार्केट, क्वेश्चन आते हैं जब थोड़ा सा भी घुमा के आपको क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। और इसमें केस स्टडीज आने के चांसेस है। देखिए स्टॉक एक्सचेंज पे काफी बार क्वेश्चन आता है, 2014 के कंपार्टमेंट में आया है, वैसे आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है। स्टेट फोर फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट, यहाँ पूछेगी ना स्टेट फोर फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी। अब आप सोचोगे सेकेंडरी मार्केट के तो फंक्शन लिखवाए नहीं है, सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के लिखवाए ना फंक्शंस, तो यानी कि वही है। स्टेट फोर फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट आ जाए, एक्सप्लेन थ्री फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट आ जाए तब भी वही बात है। फिर आ जाए स्टॉक एक्सचेंज नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ बट आल्सो परफॉर्म्स अदर फंक्शंस। अब आप सोचते हो कई बार पैराग्राफ दिया होता है हमें पता नहीं है, देखिए कभी भी पेपर बोर्ड में आता है, बोर्ड में कभी भी वो कभी नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे कि कोई पैराग्राफ की फॉर्म में आंसर्स लिखो। बच्चे क्या करते हैं, बड़ा पैराग्राफ आता है इस पे कमेंट मारे या एक्सप्लेन करें, वो उसी पैराग्राफ को एन समझाते रहते हैं 2-2 ढाई-ढाई पेजेस पे। मैंने बोर्ड के पेपर चेक किए हैं, बच्चों को नहीं समझ आती कि बोर्ड में कभी भी कोई पैराग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। वो कभी भी कोई आपको दे रहे हैं ऐसे समझाओ इस लाइन को, इस लाइन को समझाने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को बड़ा अच्छा समझा देते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं समझा पाते, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स पूछे हैं, पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने को आए। वो कुछ इंपॉर्टेंस हो सकती है, वो फीचर्स हो सकती है, वो लिमिटेशंस हो सकती है। कभी भी बोर्ड नहीं कहता कि मुझे बड़ा सा पैराग्राफ लिख के दो 4 पेजेस का, ठीक है। उनको पता है हमारी टीचर जो चेक करेंगे वो नहीं पढ़ेंगे ये पैराग्राफ, वही मार्क्स कट जाएंगे, बड़ा अच्छा पैराग्राफ क्यों ना लिखा हो आपने। तो इसीलिए पहले भी कई बार बताया, फिर भी आप ये गलती हमेशा करते हो, हमेशा। अब जैसे मैंने यहाँ लाइन बोली, स्टॉक एक्सचेंज नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ बट परफॉर्म्स मेनी अदर फंक्शंस, एक्सप्लेन। अब आप क्या करोगे, स्टॉक एक्सचेंज का जितना कुछ आता है सब लिखना शुरू, अरे ये देखो ये फंक्शंस पूछे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा पूछा होगा। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखोगे तो फिर आप बोर्ड में जब पेपर दोगे तो फिर आपको लगेगा टीचर ने बताया था, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को याद रखना है, हर बार पैराग्राफ कभी नहीं कोई बोर्ड में क्वेश्चन आता कि पैराग्राफ में वो पूछेंगे। एक्सप्लेन द ट्रेडिंग प्रोसीजर आ सकता है, ठीक है। फिर वो सारे पॉइंट्स बताने हैं, हर बुक में अलग अलग तरीके से पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से 5 पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन किया था। वो 5 पॉइंट्स का बेटर है, बढ़ाने को आप जितने मर्जी बढ़ा सकते हो, खींच खींच के वो बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर बुक्स में अलग अलग दिए हुए हैं। जैसे मर्जी लर्न कर लो पर लर्न जरूर करना है। ऐसे नहीं कहना कि मैम ने हमें दूसरे तरीके से करवाया, जो इजी लगता है पर रूल सारा पता हो। ब्रोकर से मिलने से, ऑनलाइन वो प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर से, सारा ट्रांसफरिंग से पूरा होनी चाहिए फाइनल सेटलमेंट का।
देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। हरिका इज अ कंपनी सेक्रेटरी, हरिका एक कंपनी सेक्रेटरी है सन प्रकाश लिमिटेड में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मीटिंग विद द डायरेक्टर शी केम टू नो दैट एज अगेंस्ट द प्रीवियस ईयर द कंपनी इज गोइंग टू डिक्लेयर हैंडसम डिविडेंड। उसे पता चला कि डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जो है बड़ा अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं। Often it is observed when some news become public then share market jumps up। और उसे पता है ऐसी कोई न्यूज जब भी बाहर निकलती है तो शेयर के प्राइसेस अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। Considering it, Harika purchased large number of company shares before this news reached to the public। अब हरिका को ये न्यूज मिली तो उसने अंदर ही अंदर बड़े सारे शेयर्स परचेज कर लिए ताकि पब्लिक को पता चले उससे पहले मैं ही खरीद लूं। अब आ जाएगा क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ माल प्रैक्टिसेस यूज बाय हरिका। बताइए हरिका ने कौन सा सिस्टम अपनाया यहाँ, कौन सा माल प्रैक्टिसेस हुआ यहाँ। माल प्रैक्टिसेस यूज बाय हरिका इज इनसाइडर ट्रेडिंग। अभी मैंने बताया था सेबी में एक पॉइंट होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर मतलब अंदर, ट्रेड मतलब अंदर वाले लोग क्या करते हैं आपस में पहले ही फैला देते हैं कि प्राइस बढ़ने वाले हैं, अपने रिलेटिव्स को अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि इस कंपनी के प्राइस बढ़ने वाले हैं, इसके शेयर्स खरीद लो या बेच लो जो भी करना है। तो ये रॉन्ग होता है, तभी सेबी को बनाया गया था। सेबी ने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई इंफॉर्मेशन लीक आउट नहीं होनी चाहिए, ऐसे तो फिर सब अपने अपने फ्रेंड्स का ही बेनिफिट्स करवा दे। तो ये जो हरिका ने माल प्रैक्टिसेस जो फॉलो करी वो इनसाइडर ट्रेडिंग थी। नेम द अथॉरिटी विच रेगुलेट सच बिहेवियर। अब बताइए कौन सी अथॉरिटी इंडिया में बनी हुई है जो ये सब बिहेवियर को रेगुलेट करती है। डेट इज सेबी। सेबी बताना है कि सेबी हमारा यहाँ पर है जो इन सब चीजों को रोकती है। फिर पूछा है उन्होंने नेम एंड राइट 3 फंक्शंस। अब नेम एंड राइट बोल दिया सेबी, आपने ऊपर बता दिया। अब बताओ कौन से फंक्शंस आएंगे। प्रोटेक्टिव फंक्शंस यहाँ आ जाएंगे क्योंकि उसी में ये सारे पॉइंट थे, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रीजिंग, माल फंक्शनिंग, ये प्रैक्टिसेस वाले। तो यानी कि यहाँ प्रोटेक्टिव फंक्शंस। अब देखो सेबी में इतना अच्छा क्वेश्चन आ गया और ऐसा क्वेश्चन काफी बार आता है ये इस इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्योंकि जो अंदर वाले लोग होते हैं वो इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं जबकि ये होना नहीं चाहिए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, पैराग्राफ क्योंकि बहुत बड़े होते हैं मैं अपनी तरफ से इजी लैंग्वेज में और समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको जो मेन बात है वो समझ आ जाए। एक और क्वेश्चन सुनिए वो भी इसी से रिलेटेड है। डायरेक्टर्स ऑफ अल्फा वाटर प्यूरिफायर्स लिमिटेड है, they anticipating the entry of competitors without would be severely affect the business which will result in decline in prices of shares of the company। इसी लाइन से वैसे पता चल जाएगा। एक कंपनी है, उन्होंने जैसे ही देखा कॉम्पिटिटर्स की एंट्री हो रही है उन्होंने अपने प्राइसेस कम करने शुरू कर दिए। वन ऑफ द डायरेक्टर्स मिस्टर सुधीर है, उसके पास भी शेयर्स थे, उसे लग गया था, उसे गैस हो गया था दे बियर द ह्यूज लॉस, उसे लॉस हो जाएगा। तो उसने ही कॉन्ट्रैक्टेड वन ऑफ हिज ब्रोकर, उसने एक ब्रोकर से हेल्प ली और कहा कि र्यूमर फैला दो कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। ब्रोकर ने कहा he did so with the condition to share the gain and prices of the share sharp increase of the। उसने कहा मेरा शेयर निकाल देना, मैं प्राइसेस की ऐसे अफवाह फैला दूंगा। On inquiry of SEBI it was revealed that share prices of company was manipulated by some brokers। तो सेबी ने जब सारी जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि कुछ ब्रोकर्स हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो अब उन्होंने पूछा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टर्म एसोसिएटेड अबव। अब ऊपर किस बारे में बात हुई, प्राइस को बदलने की बात हुई। प्राइस की जो शेयर प्राइस क्या बताया था मैंने, प्राइस से रिलेटेड एक टर्म बताई थी, उन्होंने वो टर्म पूछी है, बताओ। प्राइस रीजिंग, याद है मैंने एक वर्ड लिखवाया था प्राइस रीजिंग, एक इनसाइडर ट्रेडिंग वर्ड और एक प्राइस रीजिंग। अगर आप सेबी के अभी ऊपर फंक्शंस में जाओ तो आपको मिल जाएंगे यहाँ। ये डेवलपमेंट फंक्शंस है ना, ये प्रोटेक्टिव फंक्शंस में आपको ये देखिए स्क्रीन पे प्राइस रीजिंग वर्ड दिख रहा है, ये प्राइस इनसाइडर ट्रेडिंग सेकंड पॉइंट में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बार बार बता रही हूँ इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनको मार्क कर लो, इनको दिमाग में रख लो। प्राइस रीजिंग होता है जब प्राइसेस की हेर फेर करते हैं अंदर के लोग स्टॉक एक्सचेंज में जो बैठे हुए होते हैं, और इनसाइडर ट्रेडर भी वही एक तरह का है जब वो अपना शेयर से रिलेटेड डीलिंग करते हैं कि डिविडेंड मिलने वाला है या कुछ होने वाला है और इनके पीछे पेनल्टीज है जबकि। तो यहाँ वो कह रहा है कौन सी टर्म आई, प्राइस रिजिंग की टाइप आई।
क्यों? क्योंकि ये एक माल प्रैक्टिसेस है जो अडॉप्ट की जाती है ब्रोकर द्वारा टू इंक्रीज दी प्राइसेस ऑफ शेयर। प्राइसेस बढ़ाने के लिए ब्रोकर जान के प्राइस की अफवाह फैला देते हैं। और फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है विच फंक्शन हैज बीन परफॉर्म बाय सेबी, या कौन सा फंक्शन सेबी कर रहा है? प्रोटेक्टिव। ज्यादातर प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी पे ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने प्रोटेक्टिव फंक्शन में लिखा हुआ है सारा, तो उन्होंने पूछा है किसका है, इसका है। क्लियर? ठीक है। अब ये इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ो जो घूम फिर के मैं बता रही हूँ इसी पे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर बता रही हूँ तो खुद माइंड में याद भी रखो। फिर आ जाता है कई बार नेम टू मेजर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनको भी याद रखना है। देखो जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो मैं नहीं बता रही क्योंकि वो आप कर लोगे। व्हाट इज डीमैटेरियलाइजेशन, व्हाट इज डीमैट अकाउंट, व्हाट इज डिपॉजिटरी, ये सारे मैंने बताए हैं आपको। व्हाट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एनएसडीएल, सीएसडीएल की फुल फॉर्म क्या है। इसमें आ जाता है क्वेश्चन व्हाट इज लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज का क्या मीनिंग है? लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज मींस एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी ऑन स्टॉक एक्सचेंज। मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जो भी नए शेयर्स इंक्लूड होते जाते हैं उसे लिस्टिंग, लिस्ट में आते जाते हैं, मतलब एक तरह का लिस्टिंग, एडमिशन मिलना, एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज बोलते हैं। और वो किस लिए आते हैं? फॉर सेल एंड परचेज के लिए आते हैं, ठीक है। तो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज कहा जाता है उसे। ये ट्रेजरी बिल वाला है ना, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए ऐसा भी आएगा सेबी। अब सेबी के तीनों फंक्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, अब देख के बताना है आपने। सेबी कंडक्ट रिसर्च एंड पब्लिशेस इंफॉर्मेशन विच आर यूजफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट हु डील इन कैपिटल मार्केट। नेम द फंक्शन परफॉर्म बाय सेबी। अब जिसने पढ़ा होगा वही बताएगा। बताइए कहाँ रिसर्च पार्ट है और पब्लिशेस इंफॉर्मेशन है, ये रहा डेवलपमेंट फंक्शन पॉइंट, देख रहे हो ना। तो ये आपको आता होगा तो आप 1 सेकंड लगाओगे बताने में। व्हाट इज प्राइस रीजिंग, ये क्वेश्चन आया। व्हाट इज प्राइस रीजिंग? इट इज इलीगल प्रैक्टिस ऑफ इन्फ्लेटिंग द प्राइसेस। इन्फ्लेटिंग मतलब बढ़ाना, ठीक है। कौन करता है? आर्टिफिशियली बाय द ब्रोकर। मतलब आर्टिफिशियल मतलब एक तरह का आर्टिफिशियल शो करते हैं प्राइस बढ़ गए, प्राइस बढ़ गए, जबकि बड़े नहीं होते, वो शो करते हैं हमें। एक और क्वेश्चन है इसी वर्ड से रिलेटेड, वेरी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागार्जुन सीमेंट लिमिटेड कंपनी इज वेल नोन ब्लू चिप कंपनी इन द मार्केट. Some of the directors have joined the heads with some bulls and beer and pass on company's information to sensitize the prices of shares of the company to make personal gains. It has come to the notice of SEBI and stock exchange, and action has been taken by the board of directors. Name that term. देखिए एक सीमेंट कंपनी है, उसके कुछ डायरेक्टर्स ने कंपनी से और स्टॉक एक्सचेंज से हाथ ज्वाइन कर ली, मतलब मिली भगत कर ली, और प्राइजेस जो है वो चेंज कर दिए अपने पर्सनल गेन के लिए। तो जब भी ऐसी चीज आए प्राइस रीजिंग की बात हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट। श्वेता गॉट शेयर्स फ्रॉम हिज फादर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। श्वेता को अपने फादर से शेयर्स मिले थे प्रॉपर्टी में, विच वॉज परचेज बाय हर फादर 30 years बैक। उसके फादर ने 30 साल पहले खरीदे थे। नाउ शी वॉन्ट टू कन्वर्ट देम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म चल रहा है, जब उसके फादर ने खरीदे थे तो शायद ऑक्शन दूसरे मेथड से खरीदे थे। क्या ये पॉसिबल है शेयर्स को कन्वर्ट करवा सके? क्वेश्चन पूछा है इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो आपने बताना है यस इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि उसके फादर ने फिजिकल फॉर्म में खरीदे थे उस समय, तो ये आज भी पॉसिबल हो सकता है। तो वो पूछ रहे हैं कौन सी टर्म है इससे एसोसिएटेड जो फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर देगी, तो आपने बताना है डीमेटेरियलाइजेशन। डीमेटेरियलाइजेशन में क्या होता है, जो शेयर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर देते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि हाँ आज भी जो प्रॉपर्टी से मिले हुए उसके फादर के पुराने शेयर्स है वो हो सकते हैं। क्लियर? क्लियर? एनी डाउट? यस प्लीज बताइए एनी डाउट, तो साथ साथ ताकि आप